हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 13 है। यहाँ पर हम लोग दो महाद्वीपों का देश रूस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैप पर रसिया का मैप दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूस दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि दो महाद्वीपों में पड़ता है, यानी है यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है और एशिया महाद्वीप में भी इसकी अवस्थिति है। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है संसार का सबसे बड़ा देश है। इसमें पूर्व सोवियत संघ के कुल क्षेत्रफल का 76% भाग शामिल है। देखिए, पूर्व सोवियत संघ, इसको सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या फिर सोवियत संघ या फिर इसको यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर यूएसएसआर का संक्षिप्त इतिहास मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका जिस समय आगे बढ़ रहा था, अमेरिका जिस समय अपने शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा रहा था, तो अमेरिका की शक्तियों को चुनौती देने के लिए रूस ने भी एक उपाय निकाला। तो रूस ने क्या था, रूस के आसपास जो अन्य देश थे उनके साथ मिलकर एक संगठन का गठन किया जिसको यूएसएसआर या सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ कहा गया। इसमें जो है रसिया सहित 15 देश शामिल थे। तो लंबे समय तक ये अस्तित्व में रहा, लेकिन एक समय के बाद इसमें भी दरार पड़ गई और दरार पड़ने के परिणाम स्वरूप इसका विघटन हो गया। तो 21 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का अस्तित्व जो है खत्म हो गया। उसके बाद इसमें शामिल सभी 15 देश जो है स्वतंत्र अवस्था में आ गए। क्योंकि उस समय रसिया जो था इसमें सबसे बड़ा देश था, तो इसी वजह से यहाँ पर कहा गया है इसमें पूर्व सोवियत संघ के कुल क्षेत्रफल का 76% भाग शामिल है। यद्यपि इस देश का विस्तार जो है यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है, लेकिन इसका अधिकतर जो विकसित भाग है यूरोप में यूराल पर्वतों के पश्चिम में फैला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन देख पा रहे हैं ये यूराल पर्वत वाली लाइन है। तो इसका जो विकसित वाला पार्ट है वो यूरोप में ही पड़ता है। यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर इस देश को यूरोपीय और एशियाई भागों में बांटते हैं। देखिए, ये यूराल पर्वत रहा, इधर आपका कैस्पियन सागर रहा, ठीक है। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर जो है इसे यूरोपीय और एशियाई भागों में डिवाइड करते हैं। एशियाई रूस की बात करें तो एशियाई रूस यानी ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, एशियाई रूस वाला पार्ट जो है बहुत ज्यादा ठंडा है, क्योंकि ध्रुव के नजदीक होने की वजह से ये वाला जो पार्ट है काफी ज्यादा ठंडा और बर्फ भर हिम से जमा रहता है। रूस के उत्तर में बताया गया है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर यानी इस साइड में आप देख पा रहे होंगे आर्कटिक महासागर है। पूर्व में प्रशांत महासागर यानी पूर्व में इस साइड में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में बाल्टिक सागर स्थित है, यानी पश्चिम में इस साइड में आप देख पा रहे हैं, पश्चिम में यहां पर पड़ता है बाल्टिक सागर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिम में बाल्टिक सागर स्थित है। देखिए, रूस का कैलिनग्राद क्षेत्र जो है लिथुआनिया और पोलैंड के मध्य पड़ता है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूं कैलिनग्राद कौन सा है। देखिए, ये जो रीजन है ये कैलिनग्राद, ये रूस का ही रीजन है। हालांकि ये मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर है, यानी लिथुआनिया ने इसको अलग कर दिया है, लेकिन ये रूस का ही पार्ट है। तो उसी आधार पर यहाँ पे बोला गया है कि इसके पश्चिम में बाल्टिक सागर स्थित है। देखिए, रूस का जो देशांतरी विस्तार है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देशांतरी विस्तार है काफी ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर कई सारे टाइम जोन है। तो देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण रूस में 11 समय क्षेत्र है, यानी 11 टाइम जोन है। जैसे भारत का समय क्षेत्र जो है 82.5 डिग्री जो रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा है, उसे भारत का जो है समय माना गया, मानक समय माना गया है। लेकिन रूस में क्या है, रूस का जो देशांतरी विस्तार है काफी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर 11 टाइम जोन रखे गए हैं। अब यहाँ के भौतिक लक्षणों की बात करें तो रूस के स्थल रूपों को 4 प्रमुख समूहों में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले आ जाता है यूरोपीय रूस के मैदान। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूरोपीय रूस का मैदान है उसकी बात करेंगे। तो ये जो है संसार के सबसे बड़े मैदानों में से एक है। वास्तव में ये यूरोप के मध्यवर्ती मैदानों का ही भाग है। देखिए, इस पार्ट की बात हो रही है, जो यहाँ पर रूस का जो यूरोपीय वाला रीजन है, यूराल पर्वत के पश्चिम में पड़ने वाला, इस पार्ट की बात हो रही है। तो ये जो मैदान है वास्तव में यूरोप का जो मध्यवर्ती मैदान है उसी का ही ये भाग है। उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में काला सागर। देखिए, उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में कैस्पियन सागर, फिर यहाँ पर काला सागर, ये काला सागर है। दक्षिण में काला सागर और कैस्पियन सागर तक जो है इसका विस्तार है। इन उपजाऊ मैदानों में अनेक नदियां विभिन्न दिशाओं में बहती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अनेक नदियां विभिन्न दिशाओं में यहाँ पर बह रही हैं। इन नदियों में वोल्गा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पर जो वोल्गा रिवर है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वोल्गा रिवर जो है कहाँ पर गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वोल्गा रिवर रही, ये वाली, और वोल्गा रिवर जो है कैस्पियन सागर में आकर अपना जल गिराती है। इसके बाद आ जाता है आपका पश्चिमी साइबेरिया के मैदान, यानी यूराल पर्वत के पूर्व में इस साइड में इधर जो आ जाता है वो आपका जाता है पश्चिमी साइबेरिया के मैदान। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पश्चिमी साइबेरिया का मैदान वाला पार्ट है। तो इन मैदानों का विस्तार पश्चिम में यूराल पर्वत और पूर्व में येनेसी नदियों के बीच है। देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, पश्चिम में यूराल पर्वत, यानी ये जो है ये माउंटेन्स जो पड़ रहे हैं ये यूराल माउंटेन्स हैं, और पूर्व में यहाँ पर जो है येनेसी रिवर बह रही है। ये जो पार्ट
यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये येनिसी रिवर है। तो इनके बीच में यहाँ पर जो है पश्चिमी साइबेरिया के मैदान पड़ते हैं। इन मैदानों की बात करें तो इन मैदानों का जो ढाल है ये मंद है और उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर की ओर इनका ढाल झुका हुआ है। इरिटिस, ओब और येनिसी नदियां इन मैदानों से होकर बहती हैं और उत्तरी ध्रुव महासागर में जाकर मिलती हैं। यानी इस मैदान की जो मुख्य नदियां हैं उनमें इरिटिस नदी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इरिटिस है, ये ओब रिवर है, और येनिसी नदियां जो हैं यहाँ पर पश्चिमी साइबेरिया मैदान की मुख्य नदियां हैं जो कि उत्तरी ध्रुव महासागर में जाकर अपना जल गिराती हैं। क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं, 3-3 नदियां हैं, तो यहाँ इन मैदानों का जो बहुत बड़ा भाग है ये दलदली है। इसके बाद आ जाता है मध्य साइबेरिया का पठार। देखिए मध्य साइबेरिया का पठार जो है पश्चिम में येनिसी नदी से लेकर पूर्व में लीना नदी जो बह रही है, इनके बीच में जो है मध्य साइबेरिया का पठार पाया जाता है। इस पठार की जो औसत ऊंचाई जो है 500 मीटर तक है। इसे नदियों ने काट छाट कर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ कर दिया है। हालांकि इसका अधिकतर भाग जो है वनों से ढका हुआ है। तो ये वाला जो रीजन है ये मध्य साइबेरिया पठार वाला रीजन है। इसके बाद आ जाते हैं पर्वत और पठार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूरोप के पूर्व में और दक्षिण पूर्व में जो है यहाँ पे पर्वत और पठार वाले रीजन पाए जाते हैं। ये वाला जो रीजन है ये पर्वत और पठार वाला रीजन है। तो यूराल पर्वत के अलावा पर्वतों का एक घेरा रूस की दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं के साथ साथ है, यानी रूस की दक्षिणी सीमा पर भी पड़ता है और पूर्वी सीमा के साथ साथ पहाड़ों का एक घेरा है। यूराल पर्वत बहुत प्राचीन है। यानी यूराल पर्वत जो आप देख पा रहे हैं, यूराल पर्वत की जो संरचना जो है, जो कि इसको जो है 2 पार्टों में डिवाइड करती है। एक तो यूरोप वाला पार्ट आ जाता है इसका, और दूसरा एशिया वाला पार्ट आ जाता है। तो यूराल पर्वत वाली संरचना तो काफी प्राचीन है, लेकिन दक्षिण और पूर्व में जो यहाँ पे पर्वत है वो नवीन वलित पर्वत हैं। लीना नदी के पूर्व में पूर्वी साइबेरिया की पर्वतमालाओं का प्रदेश है। देखिए ये जो है लीना नदी बह रही है, तो लीना नदी के पूर्व में जो है पूर्वी साइबेरिया की पर्वतमालाओं का प्रदेश है। इस भाग में जो है कमचट का प्रायद्वीप भी शामिल है। देखिए ये जो प्रायद्वीप है इसको कमचट का प्रायद्वीप कहा जाता है। एक बार जूम करके मैं दिखा दे रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो प्रायद्वीप है इसको कमचट का पेनिनसुला या कमचट का प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है और ये भी रूस का ही पार्ट है। आगे यहां बताया गया है यह भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का क्षेत्र है। यानी काफी ज्यादा ये भूकंप प्रभावित और ज्वालामुखी प्रभावित ये क्षेत्र है। कॉकेसस पर्वत रूस के दक्षिण पश्चिम भाग में काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच फैले हुए हैं। यानी इनके अलावा यहाँ पर कॉकेसस पर्वत भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कॉकेसस माउंटेन है। तो कॉकेसस माउंटेन कहाँ पड़ता है? कॉकेसस माउंटेन जो है रूस के दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका पूर्वी और दक्षिण पूर्वी पार्ट है, लेकिन कॉकेसस माउंटेन वाला पार्ट जो है यहाँ पे अगर रूस के हिसाब से देखेंगे तो ये रूस के दक्षिण पश्चिम में पड़ रहा है। तो कॉकेसस पर्वत जो है रूस के दक्षिण पश्चिम भाग में काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में फैले हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कॉकेसस पर्वत में स्थित माउंट एल्ब्रुस यानी एल्ब्रुस शिखर जो है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5642 मीटर है, ये रूस के साथ साथ यूरोप का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब है जलवायु और वनस्पति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं रूस का स्थलीय विस्तार अधिक है। तो रूस का स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है इस पर स्थलीय प्रभाव अधिक प्रभावी रहता है, क्योंकि यहाँ के जो स्थान है वो समुद्र से काफी ज्यादा दूरी पर है। तो समुद्र से काफी ज्यादा दूरी पर होने की वजह से यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु जो है ये देखी जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र से निकटता होने के कारण यहाँ शीत ऋतु अत्यंत ठंडी और लंबे समय तक प्रभावी रहती है। क्योंकि इसका जो उत्तरी वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्र के निकट है। तो ध्रुवीय क्षेत्र के निकट होने की वजह से यहाँ पर ये वाला रीजन जो है वर्ष भर हिम से जमा रहता है। शीत ऋतु की कठोरता पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। यानी जो शीत ऋतु है इसकी कठोरता की बात करें तो ये पूर्व से, यानी पूर्व में काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है, काफी ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो जैसे जैसे पूर्व से हम पश्चिम में बढ़ते जाएंगे, यूरोप वाले रीजन में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे शीत ऋतु की कठोरता कम होती जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ शीत ऋतु में हिम आवरण ना हो, क्योंकि ध्रुव से निकटता होने की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में बर्फ पड़ती है और अधिकांश भाग जो है बर्फ से ढका रहता है। इस देश के यूरोपीय भाग को छोड़कर लगभग शेष सभी भाग महासागरों के समताकारी प्रभाव से वंचित हैं, क्योंकि बाद बाकी जो भाग हैं समुद्र से काफी दूरी होने की वजह से यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु का असर है। तो इसी वजह से यहाँ पर समुद्र का समकारी जो प्रभाव है वो इन पर नहीं पड़ पाता है। केवल यूरोप वाला जो पार्ट है, क्योंकि यूरोप वाला पार्ट जो है समुद्र के नजदीक है, समुद्र के नजदीक होने की वजह से यहाँ पर महासागर का जो समताकारी प्रभाव है पड़ा है, जबकि एशिया वाले पार्ट में महासागर का समताकारी प्रभाव नहीं पड़ पाया है। तो इस देश के आंतरिक भागों की बात करें, इस देश के आंतरिक भागों में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और महाद्वीपीय जलवायु के बारे में आप जरूर जानते होंगे, महाद्वीपीय जलवायु में जो दैनिक तापांतर होता है काफी ज्यादा होता है। पूरे देश में हिमपात का होना एक सामान्य घटना है, लेकिन साइबेरिया में तो लगभग 9 महीनों तक हिमपात होता है। देखिए साइबेरिया वाला रीजन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन साइबेरिया वाला रीजन है। क्योंकि ये रीजन उत्तरी ध्रुव के नजदीक है, इस वजह से यहाँ पर ध्रुव से आने वाली जो हवाएं हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में हिमपात करती हैं। तो लगभग 9 महीनों तक यहाँ पर साइबेरिया में हिमपात होता है। देश के बड़े भाग में छोटी सी
ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा की बात करें तो वर्षा की जो मात्रा है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, यानी यहाँ पे वर्षा जो है पछुआ पवनों के जरिए होती है। तो यूरोप से आने वाली जो पछुआ पवनें हैं वो पश्चिम साइड से आती हैं और वर्षा की मात्रा ऐसे करके आगे यहाँ पे पूर्व में घटती जाती है। उत्तर पूर्वी साइबेरिया में बहुत कम वर्षा होती है, यानी उत्तर पूर्वी साइबेरिया वाला रीजन जो है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, और वर्षा अगर थोड़ी बहुत होती भी है वो भी हिम के रूप में होती है। सबसे भारी वर्षा जो है कॉकेसस पर्वतों पर होती है, यानी यूरोप के दक्षिण पश्चिम में जो कॉकेसस माउंटेन है जो कि कैस्पियन सागर और यहाँ पर ब्लैक सागर के बीच में पड़ते हैं, तो कॉकेसस माउंटेन में सबसे ज़्यादा भारी वर्षा होती है। और कॉकेसस माउंटेन में अधिकतर वर्षा जो होती है शीत ऋतु में होती है, क्योंकि कॉकेसस माउंटेन वाला जो रीजन है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव है। यहाँ सबसे उत्तर में टुंड्रा वनस्पति की पेटी है, यानी यहाँ पर अगर क्रमबद्ध रूप से देखें तो सबसे उत्तर में यहाँ पर जो है टुंड्रा वनस्पति की पेटी पड़ती है। इसके बाद फिर टैगा, टुंड्रा के दक्षिण में यहाँ पर फिर टैगा की पेटी पड़ती है, और टैगा के बीच नीचे फिर जो है टैगा के दक्षिण में जो है मिश्रित वनस्पति पाई जाती है, मिश्रित वन, स्टेपी घास की भूमि, और फिर पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। दक्षिण में यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर यहाँ पे पर्वतीय वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। अब है संसाधन तथा उनका उपयोग। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं रूस जो है क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो रूस में जो प्राकृतिक संसाधन है ये भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। सन 1917 की क्रांति के बाद रूस और अन्य गणराज्यों ने, जिन्होंने मिलकर सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का गठन किया था, अपने आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनाई थी। यानी कहने का मतलब ये था कि यूएसएसआर में शामिल जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने ही पूरी देश की केंद्रीय योजनाएं तैयार की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत यहाँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन एवं संचार का स्वामित्व और प्रबंध सरकार के हाथों में हुआ करता था। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी सेक्टर्स पर सरकार का ही नियंत्रण था, किसी भारी प्राइवेट फर्म या किसी भारी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं था। अगर हम इस चीज़ को अपने भारतीय अर्थव्यवस्था से कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं कि 1947 के बाद हमने भी कुछ हद तक यूएसएसआर वाला जो केंद्रीय नियोजन वाला मॉडल है वही अपनाया था, लेकिन 1991 तक आते आते हमें भी ये जरूरत महसूस होने लगी कि केंद्रीकृत नियोजन की बहुत सारी खामियां हैं। तो 1991 में हम लोगों ने एलपीजी अप्रोच अपनाई और अपनी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। यूएसएसआर ने शुरुआत में तो केंद्रीकृत नियोजन अपनाया है, लेकिन बाद में भी महसूस हुआ है कि केंद्रीकृत नियोजन की वजह से ये दुनिया के अन्य देशों के साथ पिछड़ रहे हैं, तो बाद में उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दिया है। लेकिन सन 1990 के बाद यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि संसाधन की। रूस के कुल क्षेत्रफल के थोड़े से ही भाग में खेती होती है, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा भाग भी जो है संसार के किसी अन्य देश के खेतियों के भाग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि रूस जो है संसार का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है। तो इसी वजह से यहाँ का जो छोटा सा कृषि क्षेत्र भी जो है किसी अन्य देश के कृषि क्षेत्र की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ वर्धन काल बहुत छोटा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं रूस की अवस्थिति उत्तरी ध्रुव के नज़दीक है, इसी वजह से यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सूर्य का प्रकाश उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसलिए वर्ष में केवल एक ही फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है। सन 1990 के बाद रूस के निवासियों को कृषि के लिए भूमि दे दी गई है। पहले सभी कृषि भूमि पर सरकार का नियंत्रण था, यानी जिस समय यूएसएसआर अस्तित्व में था, इस समय यूएसएसआर का केंद्रीय नियोजन चलता था, उस समय भूमि पर सरकार का नियंत्रण था और सरकार तय करती थी कि भूमि पर कैसे खेती की जानी है। लेकिन अब यहाँ पर यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी जो है खेती के मालिक हैं और वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें यहाँ पर क्या उगाना है। कृषि भूमि का लगभग आधा भाग सामूहिक फार्मों या फिर कोल खोज को दिया गया था, यानी जिस समय केंद्रीय नियोजन चलता था उस समय लगभग एग्रीकल्चर लैंड का आधा भाग जो था वो सामूहिक फार्म, जिन्हें कोल खोज कहा गया था, तो उन्हें कोल खोजों को दिया गया था। और बाद बाकी जो भूमि बची थी, बाद बाकी भूमि सरकारी फार्मों या फिर सोरेबाज को दी गई थी। तो सामूहिक फार्मों को सहकारी समितियां चलाती थी, किसानों को कुछ नगद धनराशि और उपज का कुछ हिस्सा मिलता था और किसानों को उनके श्रम की मात्रा के अनुसार उस समय भुगतान दिया जाता था। ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे पहले का जो सिस्टम है, जिस समय कोल खोज प्रणाली थी, कोल खोज प्रणाली कैसे चलती थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ की फसलों की बात करें तो गेहूं, जई, राई, मक्का, चुकंदर और आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ये फसलें जो अधिकतर रूस के यूरोपीय मैदानी भाग में उगाई जाती हैं, यानी इस साइड में ये फसलें उगाई जाती हैं, यानी रूस का जो यूरोपीय मैदानी भाग है यहाँ पर ये फसलें उगाई जाती हैं। स्टेपी प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी में गेहूं की खेती की जाती है, यानी यहाँ का जो स्टेपी प्रदेश है, स्टेपी प्रदेश की जो उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। उत्तरी भागों की कम उपजाऊ भूमि में राई और जई की फसलें उगाई जाती हैं। उत्तरी भाग की जो कम उपजाऊ मिट्टी है, ये वाला जो रीजन है, इसमें राई और जई उगाई जाती है। मक्का और आलू क्रम से रूस के दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी भागों के कोष्ण और
आर्द्र भूमियों में पैदा किए जाते हैं, यानी कॉकेसस माउंटेन वाला जो रीजन है, इस साइड वाला जो रीजन है, यहाँ पर मक्का और आलू की खेती, और पश्चिम वाला जो रीजन है, यूरोप वाला जो रीजन है इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्ट यानी गर्म और आर्द्र भूमि है, इसी वजह से यहाँ पे मक्का और आलू उगाए जाते हैं। साइबेरिया वाला जो रीजन है, साइबेरिया वाला रीजन चूंकि ये ध्रुव के नजदीक पड़ता है तो पूरी तरह से ये बर्फ से ढका रहता है, तो ये जो रीजन है ये खेती के लिए अयोग्य है क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है। पशुपालन की बात करें तो रूस के कुल क्षेत्रफल के 5 में से भी कम भाग में चरागाह मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में गाय, बैल, सुअर, भेड़ और रेंडियर यहाँ पे पाले जाते हैं। इनसे दूध, मांस, ऊन और समूर यानी कि फर वगैरह मिलते हैं। रूस के यूरोपीय भाग में नहीं यानी इस वाले भाग में विशेष रूप से मॉस्को के आसपास दुग्ध व्यवसाय खूब विकसित हो गया है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रूस की राजधानी मॉस्को जो है ये यूरोपीय भाग में पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं वन व्यवसाय की। तो रूस का लगभग 40% भाग जो है ये वनों से ढका हुआ है, और वनों का अधिकतर विस्तार जो है साइबेरिया और देश के पूर्वी भागों में, यानी साइबेरिया रीजन में, इस साइड में रीजन में है, और देश के पूर्वी भाग में यहाँ पर वन पाए जाते हैं। रूस जो है लकड़ी के तख्तों और लट्ठों के प्रमुख उत्पादक देशों में गिना जाता है। अब है खनिज शक्ति के संसाधन। तो खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से रूस का यूराल पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। मैग्नीटोगोरस्क उच्च गुणवत्तायुक्त लौहयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। यूराल क्षेत्र के अतिरिक्त लौहयस्क जो है कर्ज प्रायद्वीप में और साइबेरिया में पाया जाता है, यानी इसके अतिरिक्त जो है ये कर्ज प्रायद्वीप में पाया जाता है और साइबेरिया में भी लौहयस्क पाया जाता है। रूस के कुजनेत्स्क और यूराल क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का काफी ज्यादा विकास हुआ है। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित हैं। देखिए ये रहा मॉस्को और ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग, तो इन दोनों जगह पर ही प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थित हैं। तुला को जो है रूस का पिट्सबर्ग, तुला जो है रूस का एक शहर है, तो तुला को जो रूस का पिट्सबर्ग, देखिए आपको ध्यान देना है, पिट्सबर्ग जो है यूएसए का एक शहर है। पिट्सबर्ग जो है यूएसए के पेनिसिल्वेनिया स्टेट का एक शहर है जो कि अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कई बार अभ्यर्थी जो है पिट्सबर्ग को सेंट पीटर्सबर्ग मान लेते हैं। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग जो है रसिया का एक शहर है, जबकि पिट्सबर्ग जो है यूएसए का एक शहर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तथा इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, मैनचेस्टर जो है यूके का शहर है और ये भी अपनी औद्योगिक क्रांति के लिए फेमस है, तो यहाँ का जो इवानोवो शहर है इसको रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। रूस में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। इसका भंडार कुजनेत्स्क बेसिन, पूर्वी साइबेरिया, यूराल क्षेत्र और मॉस्को बेसिन क्षेत्र में इसका भंडार है। शक्ति के अन्य संसाधनों में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस यहाँ की यूराल वोल्गा क्षेत्र में, एजोब काला सागर क्षेत्र में और पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र में यहाँ पर शक्ति के संसाधन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस यहाँ पर इस साइड में पाए जाते हैं, इस वाले रीजन में। रूस में लोहे, मैग्नीज, बॉक्साइट के विपुल भंडार हैं और ये जो देश है ये देश सोने में भी संपन्न है। देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, देखिए सेंट पीटर्सबर्ग का पुराना नाम लेनिनग्राद या लेनिनग्राड था, तो लेनिनग्राड के आसपास दक्षिणी यूराल, पश्चिमी साइबेरिया और सुदूर पूर्ववर्ती क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। यहाँ के परिवहन की बात करें तो देखिए रूस में परिवहन साधनों के रूप में रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग का यहाँ विकास प्रमुख रूप से हुआ है। रूस में अधिकांश नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़कर अंतःस्थलीय जलमार्ग का विकास किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर सर्दी बहुत अच्छी खासी पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो नदियाँ वगैरह हैं वो जम जाती हैं, तो नदियों का उपयोग जो है इनके ऊपर इसकी गाड़ियाँ चला के किया जाता है, यानी जो बर्फ पे फिसलने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। मरमास्क पत्तन जो है, देखिए मरमास्क पत्तन जो है यहाँ पे पड़ता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मरमास्क पत्तन आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित रूस का एकमात्र पत्तन है जो वर्ष भर खुला रहता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के बावजूद भी मरमास्क पत्तन का पानी जमता नहीं है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल का प्रभाव, इसकी वजह से ये पत्तन जमता नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का जो गर्म जल है उसके प्रभाव की वजह से यहाँ पर बर्फ नहीं जम पाती है। इस वजह से मरमास्क पत्तन रूस का एकमात्र ऐसा पत्तन है जो कि वर्ष भर खुला रहता है। मॉस्को को 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है, यानी मॉस्को आप देख पा रहे हैं ये मॉस्को है, तो मॉस्को को जो है 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है, जो नदियों और नहरों द्वारा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लडोगा झील और श्वेत सागर के द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पूर्वी रूस को पश्चिमी रूस से जोड़ता है, यानी इस साइड को जो है इस साइड से जोड़ता है। यह रेल मार्ग जो है सेंट पीटर्सबर्ग से आरंभ होकर, यानी ये पीटर्स यहाँ से स्टार्ट होकर सेंट पीटर्सबर्ग से आरंभ होकर मॉस्को, यानी मॉस्को जो है रूस का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है, मॉस्को और बैकाल झील के किनारे इर्कुटस्क से होकर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक बंदरगाह तक ही जाता है। प्रशांत महासागर के तट पर यहाँ पे
व्लादिवोस्तोक बंदरगाह है तो वहां तक ये जाता है। तो काफी लंबा ये रेल मार्ग है, जो कि संसार का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बोला जाता है। जनसंख्या की बात करें तो रूस की जनसंख्या जो है लगभग 14 करोड़ 40 लाख है। हालांकि समय के साथ आप लोग अपने आंकड़े यहाँ पे अपडेट कर लेना। अभी वर्तमान में जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जनसंख्या लिखी है। इस देश की अधिकतर जनसंख्या जो है यूराल पर्वत के पश्चिम में रहती है, यानी खास करके जो यूरोपीय वाला भाग है इसका, इसमें इसकी अधिकांश जनसंख्या का संकेंद्रण है। साइबेरिया विशेष रूप से इसका पूर्वी भाग बहुत आबाद है, यानी कहने का मतलब ये साइबेरिया रीजन की अगर हम बात करें तो साइबेरिया को तो छोड़ दें, साइबेरिया का जो पूर्वी वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये काफी ज्यादा आबाद है। मॉस्को जो है देश की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है, और यह रूस की राजधानी भी है, यानी मॉस्को देश का सबसे बड़ा नगर भी है और रूस की राजधानी भी है। सेंट पीटर्सबर्ग, निजनी नोवगोरोड, येकतेरिनबर्ग, जिसका पुराना नाम जो है स्वर्डलोवास्क है, ये यहाँ के प्रमुख अन्य नगर हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आज की वीडियो के साथ ही आपकी क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की किताब है क्लास 7 वाली, ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम क्लास 8 की जो ओल्ड ज्योग्राफी है, ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी, वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।